डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अजीम शरीफ। मैं आपको वाक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कर रहा हूँ। तो यूएचएस का 2024 जो पेपर है जो आज हुआ है संडे वाले दिन, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, उसमें लिखा है इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है बेटा कि इलास्टिक कोलिजन जब भी होती है उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। तो इसके अंदर चूँकि टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 123 में अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 24 में देखिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्ड पाथ। बेटा जब भी कोई बॉडी कर्ड पाथ पे मूव करती है तो उस केस में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखना चाहें तो दैट इज़ ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट के अलोंग होती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। तो क्वेश्चन 124 में देखिए, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ़ द फैक्टर साइन 2 थीटा बिकम्स। सबसे पहले बेटा हमें रेंज के फार्मूले का पता होना चाहिए। रेंज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है vi² साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। इसमें हम देख रहे हैं कि रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगी, यानी साइन फंक्शन का मैक्सिमम होना यहाँ पे ज़रूरी है रेंज के मैक्सिमम होने के लिए फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी। और आप जानते हैं कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 है। तो इट मीन साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो यहाँ पे बीटा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है 126। क्वेश्चन 126 में देखें, द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि सी ऑप्शन मेरे पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंगली। इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 128। बेटा क्वेश्चन 128 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द mass of the object is a quantitative measure of inertia। बेटे ये बुक की लाइन है, बुक में लिखा हुआ है कि mass is a quantitative measure of inertia। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 129। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर है। और आपको पता है कि 10 पावर 6 जो है इसको मेगा भी लिखा जा सकता है। इस तरह से ये बनेगा 3.6 मेगा जूल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन रही है हमारे पास सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 130। क्वेश्चन 130 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा आपने चैप्टर 4 में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ा हुआ है। वैसे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिसकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे उसे आप कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, और यही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी जो रिमेनिंग 3 यहाँ पे गिवन है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट 131 में है वर्क डन इज इक्वल टू। बेटा वर्क डन का अगर आप फार्मूला देखें तो वर्क डन हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स को आप एफर्ट भी कह सकते हो। तो हमारे पास जो वर्क है वो एफर्ट इनटू डिस्टेंस बनेगा, जिसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 132 में क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा ये 1 जूल की डेफिनेशन है। अगर आप 1 न्यूटन एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इस केस में जो वर्क होगा दैट विल बी कॉल 1 जूल। आपको पता है ना कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर फोर्स 1 न्यूटन ली जाए, डिस्टेंस 1 मीटर लिया जाए तो वर्क आपके पास 1 जूल बनेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास 1 जूल। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 133। 133 में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द वेट ऑफ 2 न्यूटन। तो वेट जो है वो हमें गिवन है, जिसे आप mg भी लिखते हो। यहाँ पे ये 2 न्यूटन है, इसको लिफ्ट किया जा रहा है थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मीन हाइट, तो वो हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखोगे तो ये 1 मीटर के इक्वल है। इसमें लिखा है कि ये काम कितने टाइम में किया जा रहा है, 4 सेकंड में किया जा रहा है। तो पावर बताएं। आपको पता है कि पावर है वर्क ओवर टाइम। तो वर्क हमारे पास रेजिंग लिफ्टिंग में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो आप इसको वर्क को mgh भी लिख सकते हो, mgh/T, ये पावर होगी। तो mg की वैल्यू और h की वैल्यू हमें गिवन है। mg हमारे पास 2 है और h यहाँ पे 1 है, जबकि टाइम हमें यहाँ पे 4 सेकंड गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 वाट बनेगा, जो कि 0.5 वाट के इक्वल बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बन रही है बीटा ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इससे पहले ज़रा पेज ऐड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 134 है। 134 पेज में देखें, लिखा 134 जो क्वेश्चन है उसको देखें। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय। आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला v²/r, जो मोस्ट फेमिलियर फार्मूला है वो आपने ये पढ़ा हुआ है, और v हमें पता है r ओमेगा के इक्वल है। अगर हम a की जगह पे r ओमेगा पुट कर दें और उसका स्क्वायर भी करें यहाँ पे, क्योंकि v का स्क्वायर है, तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास r ओमेगा स्क्वायर बनेगा। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो नज़र आ रही है इस तरह की, वो है ए ऑप्शन, r ओमेगा स्क्वायर। 135 क्वेश्चन क्या है, एन एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर। रेडियस की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पे 100 मीटर। इट इज़ ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी बता दी है, वेलोसिटी है 250 मीटर पर सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और हमें यहाँ पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप v/r लिख सकते हो, क्योंकि v=r ओमेगा होता है ना, v=r ओमेगा, और वहाँ से आप आसानी से ओमेगा की वैल्यू देखोगे तो v/r बनेगी। तो v की वैल्यू 250 है और r हमारे पास 100 है, तो डिवाइड करके 2.5 रेडियन पर सेकेंड जो है वो आंसर बन रहा है। तो देख लें इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक है, वो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 136 में लिखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज f। बेटा अगर पार्टिकल है जिसकी मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक ऐसे सर्कल पे जिसका रेडियस r है, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को आप लिख सकते हो mv²/r। ये तो ओरिजिनल फोर्स F आ गई, जब स्पीड v है, मास m है, रेडियस r है। अब कहा जा रहा है कि अगर वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, वेलोसिटी को डबल कर दिया गया और रेडियस को यहाँ पे 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो रेडियस को 4r लिख दें, तो देन हमारे पास जो न्यू फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या बनेगी। तो अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स को हम F डैश कर लेते हैं। तो mv² के अकॉर्डिंगली m तो एज इट इज़ आ गया, v की वैल्यू जो है वो हमने 2v कर दी है, इसका स्क्वायर कर दें, और r जो है उसकी जगह पे 4r पुट कर देना है।
तो हमने चूंकि ये पैरामीटर चेंज कर दिए ना, तो अब अगर इसको स्क्वायर को ओपन करें तो इसमें आ जाएगा 4mv²/4r। तो 4 से कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास mv²/r, जो कि ओरिजिनल फोर्स F के बराबर है। यहाँ पे हमने स्टार्ट पे जो लिखा है ये, तो इस तरह से हमारी फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इन पैरामीटर्स को चेंज करने से भी फोर्स जो है वो F ही रहेगी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं, एक आध और पेज ऐड कर लेते हैं जी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 137। बेटा 137 में क्या लिखा है, ए रोलर कोस्टर इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ये रोलर कोस्टर की स्पीड बता दी है जो कि हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, सर्कल पे मूव कर रही है जिसका रेडियस 30 मीटर है। द नेट मैस ऑफ द कोस्टर प्लस पैसेंजर, कोस्टर और पैसेंजर की जो टोटल मैस है, जिस नेट मैस कहा जा रहा है, वो हमें बता दी है वो m के इक्वल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बताएं। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv²/r। अब चूंकि मैस तो हमें m ही कही है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और v को आप 30 लिखोगे और r को भी 30 लिखोगे। तो ये एक स्क्वायर जो है 30 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 30 बच गया, तो ये 30m न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स बनेगी 30m, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन बन रही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 138, क्वेश्चन 138 में क्या है, एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज गिवन एज, आपने एम्पलीट्यूड बताना है। बेटा एम्पलीट्यूड अगर देखें तो इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एम्पलीट्यूड को चलो x0 कह लेते हैं, और ये किसके इक्वल है, अगर फिगर में आप देखो तो y एक्सिस के लॉन्ग हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कितनी मेंशन की हुई है, वो हमारे पास आई थिंक 1 मीटर लिखी हुई है। तो ये आपके पास 1 मीटर एम्पलीट्यूड बनेगा। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी, जो कि मेरे पास मिसिंग है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है 139। 139 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन द स्टिंग इज प्लग्ड। आपको पता है नोड्स और एंटी नोड्स कब बनते हैं, जब स्टेशनरी वेव सेटअप होती है। तो हमें नोड के बारे में स्टेटमेंट बताना है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बेटा पहली स्टेटमेंट लिखी है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज जीरो। बिल्कुल, नोड पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। बीटा ऑप्शन में, डू नॉट मूव अलॉन्ग द स्टिंग, नोड जो है वो स्टिंग के अलॉन्ग मूव करता है, नहीं मूव करता, ये भी बिल्कुल ठीक है, नोड अपनी जगह पे रेस्ट पे होता है। सी ऑप्शन में, प्रोड्यूस एट द फिक्स एंड ऑफ द स्टिंग, अगर आप स्टिंग के अंदर देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने स्टिंग को अगर वाइब्रेट करवाया, तो कौन से पॉइंट यहाँ पे नोड है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट आर एक्टिंग एज अ नोड। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है आगे पीछे, जिसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव नोड्स इज 1 वेवलेंथ। बेटा दो कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 के बराबर होता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर है। इसका मतलब यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर फिर कौन सा ठीक होगा, डी। डी इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट 140 में बेटा लिखा है, इन अ ट्रांसफर वेव्स द पोर्शन अबव द मीन लेवल, मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, अगर आप ये एक लाइन मैंने ड्रा की है हॉरिजॉन्टल, इसे आप मीन लेवल कह लें, तो इससे अगर आप क्रस्ट और ट्रफ एक ट्रांसफर वेव ड्रा करो, तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, और क्रस्ट कौन सा पोर्शन होता है, मीन लेवल से अबव का पोर्शन। तो मीन लेवल से अबव पोर्शन हमारे पास ये वाला बन रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड क्रस्ट ऑफ द वेव। और जो मीन लेवल से बिलो पोर्शन होगा उसे आप ट्रफ कहोगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या बनेगा, वेव क्रस्ट। तो बीटा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 141 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। हाँ जी, कौन सी यहाँ पे जो है वो स्टेशनरी वेव के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको पता है कि स्टेशनरी वेव को सेटअप करने के लिए दो वेव्स जो है
उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो तभी स्टेशनरी वेव सेटअप, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों। 3 कंडीशन आ गई, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, तो तब आप कहोगे इवन स्पीड जो है वो भी सेम हो। तो स्पीड वाली बात भी यहाँ पे ठीक कह सकते हो, स्पीड सेम, फ्रिक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ। तो इस तरह से देख लेते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो स्टेशनरी वेव के लिए नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज स्टेशनरी वेव। 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी, हाँ इक्वल फ्रिक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव सेटअप होंगी, बीटा ऑप्शन। 2 वेव्स ऑफ सेम स्पीड, ये भी ठीक है। 2 वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, ये गलत है। अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल होंगे तो हमारे पास कभी भी परफेक्टली नोड नहीं बनेगा, नोड पॉइंट अभी प्रिसाइज पोजीशन पे नहीं बन सकता, तो नोड और एंटी नोड की प्रॉपर पोजीशन नहीं बन सकती। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास स्टेशनरी वेव के लिए इनकरेक्ट है, स्टेशनरी वेव इस केस में कभी भी नहीं बन सकती। डी ऑप्शन भी ठीक है, उसमें लिखा है 2 वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी 2 वेव्स तभी वो स्टेशनरी वेव को सेटअप करेंगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बनेगी, जो कि स्टेशनरी वेव के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 142 में है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डॉपलर इक्वेशन व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर एस पे है और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और यहाँ पे कुछ सिंबल बता दिए हैं कि एफ ओ क्या है, ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी है, और एफ एस क्या है, ये ओरिजिनल सोर्स ने जो फ्रिक्वेंसी एमिट की है साउंड की वो है। तो वी यहाँ पे स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, और वी एस स्पीड ऑफ सोर्स है। तो बेटा ये आपने रिलेशन ड्राइव किए हुए हैं। तो इस केस में जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होगी जब सोर्स मूव कर रहा होता है तो ये वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ एस, एफ एस इज द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 142 किया है, अब 143 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। बेटा अगर हम यहाँ पे एक वेव ड्रा करता हूँ जिसमें क्रस्ट और ट्रफ हैं, तो ये एक ट्रांसफर वेव है। इसमें अगर मैं क्रस्ट पॉइंट लूँ, 2 कंजक्टिव क्रस्ट पॉइंट, तो ये ऐसे पॉइंट है जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में वो पॉइंट होते हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। तो ये 2 सेम फेज पॉइंट हैं, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना बन रहा है, लैम्डा के बराबर, वेवलेंथ के बराबर। अगर 2 ट्रफ पॉइंट भी ले लो आप, तो ये भी ऐसे पॉइंट है जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, तो इनके बिटवीन भी जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। तो वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस होता है ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगी बेटा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 में क्या है, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के ड्यूरिंग टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें हमारे पास बीटा ऑप्शन बनेगी, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 145 बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो हीट एडिड है वो ज़ीरो बनेगी और हीट लीव जो है वो भी ज़ीरो लोगे। तो इसमें हमारे पास ज़ीरो ऑप्शन जो है वो ज़ीरो आंसर ठीक है और सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा 146 में कूलम्स लॉ स्टेट्स, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको पता है कि जो कूलम फोर्स होती है 2 चार्जेस के बिटवीन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरह से इन दोनों बातों को जस्टिफाई करने वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसको पढ़ भी सकती हैं, जिसमें लिखा है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो
तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में क्या लिखा है बेटा? द फार्मूला, जो हमारे पास फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। तो इसमें हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बनेगी बेटा। क्वेश्चन 148 में क्या लिखा है बेटा? इसमें लिखा है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होता है, जिसके लिए सिंबल एफ है। फैराड इज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन बनेगी सी। 149 में क्या लिखा है बेटा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इन द मिडल रीजन। अगर दो आप अपोजिटली प्लेट्स लेते हो विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वैसे ये भी कंडीशन बतानी चाहिए, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इनके दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मिडल रीजन में, वो स्टेड पैरेलल और इक्वली स्पेस फील्ड लाइन से ज़ाहिर की जाती है, और एजिस पे फील्ड हमारी कर्व होती है। और आप जानते हो ऐसी फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस होती हैं, वो यूनिफॉर्म फील्ड को ज़ाहिर करती हैं। तो इट मीन्स मिडल रीजन में ऐसी फील्ड लाइन मिल रही हैं तो मिडल में फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे फिर आपने यही बताना है कि मिडल में फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 150 में क्या लिखा है बेटा? आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें हमें चार्ज गिवन है 2 कूलम है, और जो एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए इस चार्ज को मूव करवाने के लिए वो 600 जूल है। तो आपने यहाँ पे जो है किसको कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क ओवर चार्ज। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास 600 है और चार्ज 2 कूलम है, तो ये बनेगा 300 वोल्ट जो है वो आंसर बनेगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगी बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ये मैं ज़रा पेज ऐड कर लूँ क्योंकि कैलकुलेशन होती हैं तो ये लाजमी जो है ये करना पड़ती हैं। तो क्वेश्चन हमने कर ली यहाँ पे 150 तक। अभी हम 151 पे आ गए हैं। 151 में क्या है बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। बेटा कौन सा फीचर इलेक्ट्रिक फोर्सेस का नहीं है? बेटा दे एक्ट ऑन चार्जेस, बिल्कुल ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस पे एक्ट करती है। और बीटा ऑप्शन दे एक्ट ऑन मैसेज, ये मैसेज पे एक्ट नहीं करती, ये बिल्कुल फीचर नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो भी हैं। तो सी डी भी ठीक है, ए भी ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसलिए बीटा ऑप्शन हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 152 में क्या है? ए चार्ज ऑफ 90 कूलम, चार्ज हमें दे दिया है 90 कूलम और ये पासिस थ्रू अ वायर कितने टाइम में पास कर रहा है? 30 सेकंड में। करंट निकालना है तो करंट किसके बराबर है? Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो 90/30, तो ये बनेगा 3 एम्पियर। तो करंट विल बी 3 एम्पियर, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 153 क्वेश्चन 153 में क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मेटल्स इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये ओहम्स लॉ है बेटा, ये ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी जो बनेगी वो है ओहम्स लॉ। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है 154। तो 154 में क्या है? व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड। बेटा जब लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा आपको पता है जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या मटेरियल पर डिपेंड करती है। ये कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, रेजिस्टेंस कंडक्टर की डायमेंशंस पे भी डिपेंड करती है, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। उसके 3 फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो रिमेन सेम इसमें आएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 155 बेटा,
द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है, टेम्परेचर के कम होने के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने की बात होगी, जो कि बीटा ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये 155 क्वेश्चन हमने किया। 156 क्वेश्चन बेटा, 156 में क्या है बेटा, द रेजिस्टेंस, सॉरी ये 155 किया है, अब 156 करना है। वोल्ट इनटू एम्पियर, बेटा वोल्ट इनटू एम्पियर की अगर बात करें, वोल्ट इनटू एम्पियर, तो ये वोल्ट का मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एम्पियर का मतलब करंट है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मीन V, करंट मीन I, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, पावर। तो ये पावर हासिल होती है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर बनेगा, इट इज़ अ मेजर ऑफ पावर। तो करेक्ट ऑप्शन डी आ गई, डी बनती है। 157 में है फार्मूला फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है बेटा, बीटा ऑप्शन, ये तो आसान सी बात है। 158 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वो कौन सी है। सबसे पहले लिखिए, लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, बिल्कुल ये ठीक है। लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी ठीक है। लाइंस आर कर्व्ड भी होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर फारदेस्ट, यानी लाइंस दूर दूर हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ये गलत है। जो दूर दूर फील्ड लाइंस होती हैं उसमें वीक फील्ड होती है, और करीब करीब जो फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को ज़ाहिर करती हैं। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी बन रही है। तो यही आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, ऊपर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली डी ऑप्शन करेक्ट है। 159 में है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लिखते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का मीटर स्क्वेयर, तो ये बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वेयर। तो करेक्ट आंसर फिर देख लो कौन सा बन रहा है इसमें, मेरा ख्याल है आई थिंक सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 160, द इंड्यूस्ड करंट will flow in such a direction so as to oppose the cause that produces it is the statement of Lenz law. It is the statement of Lenz law. Lenz law हमें इंड्यूस करंट की नेचर के बारे में बता रही है कि इंड्यूस करंट हमेशा ऐसे प्रोड्यूस होगा, ये उस काज को अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 161, इन एन AC जनरेटर द EMF विल बी मैक्सिमम। सबसे पहले तो एक आपको पता होना चाहिए कि AC जनरेटर में जो EMF होती है उसका फार्मूला क्या है, N ओमेगा AB साइन ऑफ ओमेगा T, ये फार्मूला है। अगर ये सारे फैक्टर फिक्स रख लें तो EMF जो है वो साइन फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइन फंक्शन अगर मैक्सिमम होगा तो EMF भी मैक्सिमम होगी। और आपको पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज़ 1। तो इसमें साइन फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1, तो करेक्ट आंसर फिर बीटा बनेगा। 161 में करेक्ट ऑप्शन बीटा बनेगी। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने करना है 162। 162 में क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, उसमें हम एक ही प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं कि फ्लक्स को चेंज करो और EMF प्रोड्यूस हो जाए। और फैराडेज लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू EMF। तो इसलिए दोनों जो डिवाइसेस बोले हैं, इन दोनों के लिए जो प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो ये बीटा ऑप्शन ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से EMF प्रोड्यूस की जाती है। 163 क्वेश्चन बेटा, 163 में क्या है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में आप कहते हो कि प्राइमरी की सारी पावर जो है वो सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र हो रही होती है। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। यही वजह है कि आप इनपुट पावर IP VP
इज इक्वल टू आई एस इंटू वी एस के को लेते हो तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा बनेगी। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होती है। 164 में क्या है, द कन्वर्जन ऑफ ए सी इंटू डी सी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम कौन करता है, डायोड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डायोड आएगी, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 165 में है फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय। बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए दो तरह के सर्किट होते हैं, एक में दो डायोड यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है जिसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो आपकी पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, वो फेडरल की बुक में है या केपीके की बुक के अंदर वो सर्किट बना हुआ है। लेकिन जब आप ब्रिज रेक्टिफायर लेते हो जिसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं, तो अगर आप टर्म यूज़ कर लेते हो ब्रिज रेक्टिफायर तो उस केस में आप हमेशा लिखोगे 4 डायोड। अगर ब्रिज रेक्टिफायर ना होता, वैसे पूछा जाता कि मिनिमम डायोड कितने इस्तेमाल हो रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, तो वो 2 भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, चूँकि क्वेश्चन की ऑप्शंस के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर की बात की जा रही है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास 4 डायोड जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी, 4 डायोड्स कनेक्टेड इन ब्रिज टाइप अरेंजमेंट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 166 बेटा, ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज करंट क्या लो या करंट एंड वोल्टेज, तो ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। 167 में क्या है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आसान सी बात है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड। तो ये आंसर हमारे पास बनेगा ए अल्फा ऑप्शन। जूल पर सेकंड नहीं होता, जूल इंटू सेकेंड होता है। जो कि एक ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन है, सेम वैल्यू के साथ उसमें जूल पर सेकंड लिखा हुआ है, तो ये जूल इंटू सेकेंड लिखना है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 168 क्वेश्चन 168 पे आती हैं। द डी ब्रोगले वेवलेंथ, डी ब्रोगले वेवलेंथ को निकालने का फार्मूला है H/mv। इसमें हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो पता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और m मैथ्स हमें गिवन है। मैथ्स की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी गिवन है, वो है हमारे पास 10 की पावर -30 kg और वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू जो है वो गिवन है, वो हमारे पास 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। अब इन वैल्यूज़ को अगर यूज़ करें यहाँ पे, तो मैथ्स की जगह पे 10 की पावर -30 और इधर आ जाएगा 10 की पावर 6। तो बेटा इसको सिंपलीफाई करते हैं ना, तो ये आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर 6.63 है, 10 की पावर -30, नीचे अब जो 10 की पावर -30 है उसमें 6 ऐड हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर -34 और नीचे जो है ये हमारे पास 10 की पावर -24 आ जाएगा। अब -24 को ऊपर लेके जाओ, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 ऊपर जाके +24 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -10। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर जो है वो ये बनेगा 6.63 इंटू 10 की पावर -10। तो इसमें देख लें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी बन रही है, 6.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बनेगा 169 में क्या है, लाइट प्रोपेगेट थ्रू स्पेस एज वेव, यानी लाइट वेव की तरह बिहेव करती। कौन से फिनोमिना इस चीज़ की एविडेंस हैं कि लाइट इज़ अ वेव, तो बेटा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जो लाइट के वेव होने की एविडेंस हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट अ एविडेंस फॉर द लाइट टू बी वेव। तो इसलिए हमें कहेंगे कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगी कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो एविडेंस नहीं है लाइट के वेव होने की। नेक्स्ट है 170 में है विच सीरीज फॉल्स इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइमन सीरीज होती है, ये ऑप्शन। बामर जो है वो इसमें है ही नहीं,
बाकी जो तीनों हैं ये IR में होती हैं, फंड सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ ये IR में होती हैं, और बामर जो है वो विजिबल में होती है। 171 में क्या है, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट on collision it can lift the electron in the atom from the ground state to some higher state is known as excitation potential। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, और वो जाके एटम के अंदर किसी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करे और उसे किसी हायर एनर्जी स्टेट में भेज दे, तो ऐसे केस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया उसे आप एक्साइटेशन पोटेंशियल कहोगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया जाए वहाँ से, तो फिर वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो सकता है। तो अब हमारे पास इसमें एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा बीटा ऑप्शन। 172 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रे इज इनकरेक्ट। एक्स रेज के बारे में आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हैव हायर वेवलेंथ देन विजिबल है, नहीं, विजिबल के लिहाज से एक्स रेज की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, बाकी तीनों की तीनों ठीक हैं। बी ऑप्शन में लिखे हैं दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बिल्कुल ठीक है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग इन सॉफ्ट बॉडी, ये भी ठीक है। दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, ये भी ठीक है। तो सिर्फ ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। 173 आ जाएगा बेटा। 173 में क्या है, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जो है लैम्डा को कहते हैं, जो मीन लाइफ के या हाँ जी हाफ लाइफ आपने पढ़ी हुई है वो होती है 0.693 ओवर लैम्डा। तो इसमें जो लैम्डा है वो बिल्कुल टाइम के रेसिप्रोकल है, उसका इन्वर्स है, इसलिए लैम्डा जो डिके कांस्टेंट है इसका यूनिट बनेगा पर सेकेंड। तो पर सेकेंड सी ऑप्शन बन रही है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 173 हो गया, तो 173 के बाद 174 को भी देख लें। 174 में क्या है बेटा, if we have n naught number of radioactive elements then after a period of n half lives, n half lives के बाद जो undecayed atoms होती हैं उनको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, where n is a number of half lives, ठीक है, और n naught ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी हमारे पास बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। लो बेटा नेक्स्ट 175 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। सोमैटिक इफेक्ट होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो इफ़ेक्ट करें, जैसे लॉस ऑफ हेयर है या स्किन बर्निंग है, ये सोमैटिक इफेक्ट हैं। तो इसमें आपने बताना है कौन से सोमैटिक इफेक्ट नहीं है। तो जीन म्यूटेशन जो डी ऑप्शन है ये जेनेटिक इफेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है ये सोमैटिक इफेक्ट नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो सोमैटिक इफेक्ट हैं। 176 एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग, यानी आर्टिफिशियली भी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बना लेते हो बाय बम्बार्डिंग हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन अ स्टेबल एलिमेंट पे हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बम्बार्ड करके। तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, ये बनेगी सी स्टेटमेंट, हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन अ स्टेबल एलिमेंट। तो ये था बेटा आपका MD कैट का UHS पेपर जो आपने डिस्कस किया। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़।